हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है बॉटनी वाला में। दोस्तों, आइए जानते हैं वायरस के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आइए दोस्तों, जानते हैं वायरस के बारे में। हाँ, तो आइए दोस्तों जानते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं हमारे वायरस के इस लेक्चर में। पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। हम वायरस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वायरस में, ये सब जानेंगे। और लिविंग और नॉन लिविंग जो कैरेक्टर वायरस में पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन, क्लासिफिकेशन है, और सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या होता है संबंध, इसके बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन। जो वायरस है दोस्तों, वो सबसे छोटा स्मॉल पार्टिकल होता है और वेरी स्मॉल इन साइज, फिर 20 to 300 नैनोमीटर के यह होते हैं। और वायरस में एक ही प्रकार का डीएनए मटेरियल पाया जाएगा, आरएनए या फिर डीएनए। अभी कुछ रिसर्चों में यह पता चला है दोस्तों कि आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरस में मिला हुआ है। और इनमें जो है मेटाबॉलिक्स जो सिस्टम होती है वो नहीं पाया जाता। ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है वायरस के कि इसको होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, और होस्ट सेल से ही ये सिंथेसिस करता है अपने डीएनए मटेरियल्स का। और दोस्तों, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें जो है इनर्ट कहलाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनर्ट। और दोस्तों, ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट मतलब दोस्तों दूसरों पर आश्रित रहने वाला, और इसे ज़िंदा रहने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। होस्ट सेल के अंदर ही ये अपना रेप्लिकेशन करता है और उस होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है और पैरासाइट की तरह कार्य करता है उस पर। और वहीं देखें तो ये हम इन्हें अपने नॉर्मल आँखों से या खुली आँखों से नहीं देख सकते। इसे इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी के बारे में। सन 1882 में दिमित्रो योनविस्की ने सर्वप्रथम जो है वायरस की खोज की। उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरिया फिल्टर है उससे यह वायरस पास आउट हो जा रहा है और टबैको प्लांट में इन्फेक्शियस एजेंट की तरह कार्य कर रहा है और उसमें रोग कारक उत्पन्न कर रहा है। और इन्होंने उसका नाम टबैको मोज़ेक वायरस दिया। बल्कि उन्हें यह नहीं पता था दोस्तों कि यह वायरल डिसीज़ है या बैक्टीरियल डिसीज़ है। और उन्होंने पाया कि यह बैक्टीरिया से भी छोटा है, इस वजह से जो बैक्टीरिया फिल्टर है उसमें भी यह पास आउट हो जा रहा है। तत्पश्चात उन्होंने एक प्रयोग किया। एक रोगग्रस्त प्लांट के पत्तों को कूट कर उसका एक जूस बनाया और उस जूस को स्वस्थ जो पौधे थे उनमें जो है इंजेक्ट करने के पहले उस बैक्टीरिया फिल्टर में पास आउट करा है। अगर वो बैक्टीरिया फिल्टर में जो वायरस है वो छन जाता है तो वह बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं होगा। पर जब उन्होंने उस छने हुए लिक्विड को स्वस्थ पौधे पर इंजेक्ट किया तो वो स्वस्थ पौधा भी उस रोग से ग्रसित हो गया। तत्पश्चात उन्हें यह मालूम पड़ा कि यह बैक्टीरिया से भी छोटा कोई जीव है जो पौधों में रोग कारक उत्पन्न कर रहा है। और इवान विस्की को ही फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है और यहीं से ही वायरोलॉजी की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं और हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, यानी और आगे क्या क्या हिस्ट्री है वायरोलॉजी के अंतर्गत। डिस्कवरी ऑफ वायरस। बेजरनिंग ने 1897 में सर्वप्रथम इसे वायरस कहा था। वायरस का मतलब उन्होंने लैटिन वर्ड में पॉइजन बताया था। उन्होंने ही स्टेड फिल्टरेड प्लांट जूस, उन्होंने प्लांट का जूस निकाला। फाउंड दे कॉजेज हेल्दी प्लांट टू बिकम सिक, उन्होंने जो सेक बनाया था उसे नॉर्मल और अच्छे प्लांट में इंजेक्ट करके देखा कि क्या यह रोग ग्रसित करते हैं। वेंडल स्टैनली ने 1935 में सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टलाइजेशन किया था और टोबैको मोज़ेक प्लांट से प्राप्त किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की खोज की थी वायरस में। आइए दोस्तों जानते हैं वायरस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वायरस मुख्यतः सबसे छोटा होता है, वेरी स्मॉल, इन्फेक्शनियस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब दूसरे सेल्स पर आश्रित रहता है और सेल्स के अंदर ही अपना बढ़ोतरी करता है और उस
जो होस्ट सेल है उसे नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे पैरासाइट बोलते हैं। दोस्तों, सेल के बाहर जो होस्ट सेल है उससे बाहर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है, क्रिस्टल के अवस्था में होता है, और केमिकल कंपाउंड जो है इसका क्रिस्टली टाइप से होगा, भुरभुरे रेत रेत के समान दोस्तों। इसे अपना जीवन यापन करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, और होस्ट सेल के बगैर यह अपने रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ा सकता, और होस्ट होस्ट सेल के ही जो राइबोसोम्स हैं उससे एमआरएनए बनाता है और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट। वायरस के दो मुख्य प्रकार हैं दोस्तों, यानी कि हम वो खासियत बोल सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स शो करते हैं। इसमें हैं लिविंग कैरेक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि हैव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। सेल्स में भी देखा गया है, नॉर्मल कोई भी सेल हो उसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है। और नॉन लिविंग में देखें तो नो सेलुलर। नो सेलुलर मतलब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए इन्हें कह सकते हैं नॉन लिविंग। क्योंकि सेल वॉल नहीं पाया जाता इसलिए इसका डीएनए जो है प्रोटीन सीट या फिर कैप्सिड से घिरा हुआ होता है, और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं देम सेल्फ, यानी खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकते। और लिविंग में देखें तो कैन रेप्लिकेट बाय जेनेटिक मटेरियल्स, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अपनी पीढ़ी के लिए आगे छोड़ते जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि नॉन लिविंग में क्या है, डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल्स, यानी इनमें सेल्स ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाएगा दोस्तों, तो यह नॉन लिविंग एज में भी आएगा। इनमें एक ही प्रकार का जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। डू नॉट फीड द स्पेस। आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वायरस के बारे में दोस्तों। कोई भी घर या किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वायरस भी ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, और उनमें से एक है न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। और इस डीएनए को घेर के रखने वाला कहलाता है कैप्सिड, जो प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद जो छोटे छोटे एजेंट होते हैं, जो कैप्सिड जो बना होता है जिससे जो प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन कैप्सोमियर्स से ही पूरा कैप्सिड बनता है, और वही कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को घेरे रखता है। कुछ वायरसेस में अलग से एनवलप पाया जाता है दोस्तों, वह एनवलप जो होते हैं कैप्सिड को घेरे हुए रहते हैं, जैसे हमने अभी कोरोना के टाइम में और सार्स वायरस, इनमें देखा है कि इनके ऊपर अलग से प्रोटीन कैप्सिड और प्रोटीन एनवलप पाया जाता है, यही इनके गुण को अलग करता है। कुछ कुछ वायरसेस में ऐसा देखा गया है कि उनमें मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पाइक्स, ये सब होते हैं। सभी वायरसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ वायरस में ये नहीं होंगे, कुछ में होंगे। तो आइए जानते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। मुख्यतः चार प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वायरस में: हेलिकल, पॉलीहेड्रल, एनवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स वायरस। हेलिकल में देखा गया है कि इस प्रकार के वायरस रॉड शेप या गोल छड़ के समान संरचना के होते हैं, तथा उनके मध्य में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आरएनए या फिर डीएनए ये हो सकते हैं, लेकिन पौधों में जो रोग कारक होते हैं उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, और कैप्सोमियर से घिरा होता है न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो स्प्रिंग शेप का होता है, स्प्रिंग आकार का, जो चारों ओर से घिरा रहता है कैप्सोमियर या कैप्सिड से। इस इस प्रकार के वायरस को मुख्यतः देखते हैं हम। मम्स वायरस हो गया, या टीएमवी हो गया, या रूबीज वायरस हो गया, ये सब वायरस जो हैं वो रॉड या हेलिकल शेप के होते हैं। दूसरा वायरस है दोस्तों, दूसरा प्रकार है पॉलीहेड्रल वायरस। इस प्रकार के वायरस में पॉलीहेड्रल हेड पाया जाता है, जो अंदर से खोखला होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और बहुत सारे कैप्सिड या कैप्सोमियर से मिलकर निश्चित पॉलीहेड्रल संरचना बनाता है, जिस कारण इसे पॉलीहेड्रल वायरस कहते हैं। वायरस के पृष्ठ के जो कैप्सिड है उसके पृष्ठ के आधार पर इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। इनके मुख्यतः दो तीन प्रकार हैं, जैसे एडिनोज वायरस हो गया और पोलियो वायरस हो गया, इन सब का शेप होता है पॉलीहेड्रल। आइए जानते हैं एनवलप्ड वायरस के बारे में।
एनवलप्ड वायरस में दोस्तों इस प्रकार के वायरस जो हैं वो पुराने ज़माने में या फिर प्रीमेटिव टाइम में देखा गया था। इन वायरसों में एक एनवलप्ड यानी वायरस को चारों तरफ से एक पतली झिल्ली जो होती है वो घेर के रखती है। इससे जो बाहरी एंटीबायोटिक्स या फिर अदर एजेंट है जो उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। अभी जो कोरोना वायरस है वो इसमें भी हम देख सकते हैं कि एनवलप्ड वायरस ही है वो, उसके चारों ओर जो है एनवलप्ड से वो घिरा होता है। एनवलप्ड के अंदर ही कैप्सोमियर और कैप्सोमियर के अंदर स्प्रिंग लाइक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। छोटे छोटे दानों या गुच्छों में कैप्सिड जो है न्यूक्लिक एसिड को घेरे रखता है। ये इसका प्रमुख उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस आदि। आइए जानते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस या अदर वायरस जो जिनकी संरचना थोड़ी अलग ही टाइप की होती है। दोस्तों अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ही इसे कॉम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा कि हेलिकल, पॉलीहेड्रल और एनवलप्ड वायरस, इन सबको मिक्स अगर कर दें तो हम कॉम्प्लेक्स वायरस देख सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज कॉमन है। दोस्तों बैक्टीरियोफेज के कई प्रकार हैं और T1 बैक्टीरियोफेज में कैप्सिड का जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल शेप का होता है और जो हेलिकल शेप का इसका टेल सीट होता है जो अंदर से खोखला होता है। इसके जस्ट नीचे बेस प्लेट पाया जाता है। बेस प्लेट जब किसी बैक्टीरिया से अटैच होना रहता है तो बेस प्लेट जाके पहले चिपकती है, उसके बाद टेल फाइबर जाके चिपकते हैं। टेल फाइबर की संख्या 6 होती है जो उसके पैर की तरह कार्य करते हैं। वही जाके पहले बैक्टीरिया को पकड़ते हैं या उसको अडेयर करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया अपने जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है वो उसमें इंजेक्ट करती है। इसमें दोस्तों मॉर्फोलॉजी में मुख्यतः यह देखा गया है कि मॉर्फोलॉजी है वायरस की बाहरी जो सतह या परत या बाहरी संरचना को बताती है। इसमें कुछ कुछ वायरस के प्रकार होते हैं, टेट्राहेड्रल और कॉम्प्लेक्स वायरस हो गया और पोलियो वायरस हो गया और एनवलप्ड वायरस हो गया। इन सब के बाहरी संरचना जो होता है उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी को आप समझ ही चुके होंगे जब मैंने वायरस के स्ट्रक्चर को बताया। ये दोस्तों जानते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस के बारे में। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। बगैर होस्ट सेल के वायरस अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। मुख्यतः वायरस क्या करता है, अपने होस्ट सेल से जाके चिपक जाता है और होस्ट सेल में अपनी जेनेटिक मटेरियल से वो इंजेक्ट कर देता है। जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया या फिर अदर सेल हो गए, वो उनमें जाकर वो चिपक जाता है और अपना डीएनए मटेरियल इंजेक्ट कर देता है। डीएनए मटेरियल आगे जाके सिंथेसिस करता है और अपने पार्ट्स का निर्माण करता है, वायरल पार्ट्स का। फिर वो कंबाइन होके एक पूर्ण वायरस का रूप ले लेते हैं। इसे हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। और इस प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया है। इनके दो पाथवे हैं जो लाइटिक और लाइसोजानिक पाथवे कहलाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो पहला लाइटिक साइकिल है या लाइटिक प्रोसेस जो है वो छोटा होता है। मुख्यतः हम देखते हैं कि लाइटिक साइकिल जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। लाइटिक साइकिल में जो वायरस है वो अपना डीएनए या आरएनए होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है ताकि वो नए अपने वायरस बना सके। तो वो होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए इंजेक्ट करता है। फिर होस्ट सेल का जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस या अदर प्रोसेस करते हैं वो उसके डीएनए को बाइंड करके उसके लिए कंपोनेंट या वायरल ऑर्गेनल्स बनाने लगते हैं। जैसे टेल हो गया, टेल फाइबर हो गया, हेड हो गया या टेल सीट हो गया। इन सब का निर्माण करना होस्ट सेल चालू कर देता है। और जब ये सब बन के तैयार हो जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, फिर वो असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद वो होस्ट सेल को ब्रोक करते हैं या तोड़ देते हैं और तोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। यह प्रोसेस छोटा प्रोसेस या लाइटिक प्रोसेस कहलाता है। आइए दोस्तों जानते हैं वायरस का दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल या वायरल रेप्लिकेशन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साइकिल है। इसमें वायरस जो होता है वो अपना डीएनए होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है। होस्ट सेल में इंजेक्ट करने के बाद वो डीएनए होस्ट सेल के न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लिक एसिड में जाके बाइंड हो जाते हैं और कुछ दिन या महीने या साल तक उसी के साथ जुड़े रहती हैं और होस्ट सेल रेप्लिकेट या रिप्रोडक्शन करते रहता है और नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। उसे यह नहीं पता रहता है कि मैं अपने अंदर जो डीएनए लेके घूम रहा हूँ वो किसी और का भी डीएनए है। वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी अपने साथ लेके चलते रहता है।
और आगे जाके वही डीएनए जो है फिर से नए वायरस बनाने के लिए उसमें सिंथेसिस होने लगते हैं और दूसरा वायरस बनता है। और इसे जानने के लिए आइए हम देखते हैं दूसरी स्लाइड को, जो बहुत ही अच्छी है। इस प्रक्रिया में दोस्तों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लाइटिक साइकिल क्या है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या है। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया आया, होस्ट सेल से अटैच हुआ, अपने अंदर अपना जो डीएनए है या आरएनए है वो होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया, उसके बाद उसमें सिंथेसिस स्टार्ट किया या रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। फिर होस्ट सेल के अंदर ही असेंबल हुआ, अपने सारे अंग को असेंबल किया उसने, फिर वो होस्ट सेल को ब्लॉक करके बाहर निकल गया और रिलीज़ हो गया। ये था लाइटिक साइकिल जो सरल साइकिल है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए देखते हैं। पहले बैक्टीरिया आएगा और होस्ट सेल से अटैच होगा, उसके बाद वह अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंजेक्ट करेगा। जैसे ही होस्ट सेल में वो डीएनए इंजेक्ट करेगा, होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे अपने अंदर बाइंड कर लेगा। होस्ट सेल और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है एक साथ मिल जाएंगे। फिर जो होस्ट सेल है वो रेप्लिकेट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, ऐसे होते रहेंगे जब तक वायरस ना चाहेगा तब तक। वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब चाहेगा कि हाँ मुझे टूट के अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं, तभी ऐसा होगा। ये 1 साल तक रुक सकता है, 1 महीने तक रुक सकता है या 1 दिन तक रुक सकता है। ये उस न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। और जब उसे रेप्लिकेट करना रहता है तो वो फिर अपने डीएनए को एक्टिवेट करता है और फिर से सिंथेसिस करने लगता है और रेप्लिकेशन करता है, असेंबल करता है अपने सारे कंपोनेंट्स को, फिर असेंबल करने के बाद फिर से रिलीज़ हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। वायरस को मुख्यतः शेप, साइज, स्ट्रक्चर के हिसाब से कई भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार तो आपने देख लिया है, लेकिन मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेस में इसे कई भागों में बांटा गया है, जो एनवलप्ड या फिर एब्सेंट ऑफ एनवलप या एब्सेंट ऑफ कैप्सिड या कैप्सिड वायरस, इन सब भागों में बांटा गया है। और साइज के वेरिएशन में भी इसे बांटा गया है। और होस्ट सेल जिस पे वायरस अटैक करता है या जिस पे वायरस आश्रित रहता है, उन सभी के प्रकारों को देखते हुए भी वायरस को क्लासिफाई किया गया है। जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर जाके ही वो बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा। और प्लांट वायरस, जो कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिन पे पर्टिकुलर वही वायरस जाके अटैक करेगा। और एनिमल वायरस जो एनिमल्स पे अटैक करता है या उनके टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है। डर्मोफिलिक वायरस हो गया, न्यूट्रोफिलिक्स वायरस हो गया। और लास्ट में दोस्तों जीनोमिक्स या जीन के आधार पर भी बैक्टीरिया वायरस को क्लासिफाई किया गया है। पहला है जो डीएनए और आरएनए के हिसाब से। डीएनए के हिसाब से दोस्तों डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इस प्रकार में बांटा गया है। और दूसरा में दोस्तों जब आरएनए में देखते हैं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, इन भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं आगे की स्लाइड। आइए दोस्तों जानते हैं वायरस के हार्मफुल और यूज़फुल कंपोनेंट्स के बारे में। जो पहला है हार्मफुल, जैसे वायरस प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, इन सभी को इन्फेक्ट करता है या डिजीज़ कॉज करता है। इनके डिसीज़ जो है वो बहुत ही घातक होते हैं और पेंडेमिक का रूप ले लेते हैं। वायरस जनित जो रोग हैं वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। सम वायरस आर वेरी इन्फेक्शियस कॉजिंग। इनके जो होते हैं वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाए हैं या वैक्सीन पे काम चल रहा है। जैसे मम्प वायरस हो गया, मार्स वायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, इन सब के वैक्सीन बन चुके हैं दोस्तों। लेकिन जो रेट्रो वायरस जैसे HIV हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, इन सबको, और इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सबको। आइए जानते हैं इसके कुछ यूज़फुल प्रोस्पेक्टिव भी है, यानी कुछ यूज़ इसके हैं जिन्हें जानते हैं। पहला दोस्तों, ये जल को साफ़ करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। नदियों या रुके हुए पानी में इनकी जब मात्रा बढ़ती है तो पानी साफ़ कर देता है। अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें ये किल कर देते हैं और पानी को साफ़ करते हैं। जैसे गंगा जी के जल में ये D4 बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो गंगा जी के जल को कभी दूषित नहीं होने देती या बहुत टाइम तक रखने पर भी वह हमेशा साफ़ रहती है। और बायोटेक्नोलॉजी में भी होस्ट या फिर वेक्टर के तौर पर इसका यूज़ किया जा रहा है। यूज़ टू होस्ट से। और हमारे पृथ्वी में इकोसिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए भी हमें वायरस की ज़रूरत या मेजर रोल होती है।
आइए दोस्तों जानते हैं वायरस और बैक्टीरिया में क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं। बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा बड़ा होता है उसका साइज़, और वायरस का साइज़ बहुत ही छोटा माइन्यूट टाइप से होता है। इसमें बैक्टीरिया का साइज़ 80 से 700 माइक्रोमीटर से होता है, जबकि वायरस का 0.01 से 0.3 माइक्रोमीटर्स तक होता है। और वहीं शेप के बारे में बताएं दोस्तों, तो बैक्टीरिया का शेप फोकाई यानी गोल राउंड शेप का होगा, स्पाइरल शेप का होगा और रोड शेप का होगा जैसे बेसिलस। और वहीं वायरस में हेलिकल शेप का होगा, रॉड शेप यानी, और पॉलीहेड्रल शेप, और एनवलप्ड एंड मिक्स्ड, या फिर बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, इसको कॉम्प्लेक्स वायरस बोलेंगे दोस्तों। और रेप्लिकेशन जो है या अपनी बढ़ोतरी जो बैक्टीरिया है वो फूड सोर्स में करता है, जबकि वायरस को एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो सेल्स जो पर्टिकुलर किसी सेल में जाके ही वो अपना रेप्लिकेट कर सकेगा। बेनिफिट्स में देखेंगे दोस्तों, तो बैक्टीरिया कुछ बेनिफिट्स हमें देते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, डेयरी उत्पाद हो गया या अदर, उनमें बैक्टीरिया से हम चीज़ बनाते हैं या फिर दही बनाते हैं। और वायरस जो है दोस्तों वो कुछ कुछ चीज़ें ही जो हैं वो उनसे हमें मिल पाती हैं, पर मुख्यतः वो हमारे लिए उपयोगी ज़्यादा साबित नहीं हो पाया है। ज़्यादातर ये हमारे लिए घातक ही है, इसलिए इसमें नो लिखा है। और कॉजिंग डिसीज़, तो दोनों ही डिजीज़ कॉज करते हैं, दोनों ही रोग कारक हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। हमारे ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर में ये दोनों रोग कारक हैं। और वहीं हम देखें तो इनसे कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से हमें एंटीबायोटिक्स हो गया, दवाइयाँ हो गए, ये सब प्राप्त होती हैं दोस्तों। वहीं इन्हें भगाने के लिए दोस्तों हम जैसे बैक्टीरिया को हटाने के लिए स्टेरलेंट या फिर इनका यूज़ करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। वहीं वायरस में देखेंगे तो अल्कोहल या फिर केमिकल डिस्पेचर, इन सभी का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।